こうなるしかなかったのか。忍びの時代は終わる。だ。तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं मेडिसिन किंग कह रहा होता है, लड़के आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी फायर है, अब दिखा भी दो, इतना दिखावा क्यों कर रहे हो। एम्परर कहता है, अगर मैंने अभी अपनी फायर को दिखा दिया तो उसके बाद तुम तो अपनी पिल रिफाइनिंग करने के लायक ही नहीं रहोगे, और अगर हमने एक ही साथ भी शुरू किया तो भी तुम्हें जीतने का कोई चांस नहीं मिलेगा और तुम पहले ही हार चुके हो। टियान कह रहा होता है, अब ये कुछ ज्यादा ही नहीं फेंक रहा है, इस पर कौन ही बिलीव करेगा। फिर मेडिसिन किंग कहता है, क्या तुम मुझे एक 3 साल का बच्चा समझते हो, आखिर ऐसी फायर एग्जिस्ट कैसे कर सकती है, और अगर ये तुम्हारे पास सच में हुआ तो मैं तुम्हारे सामने अपने घुटने टेक दूंगा। लेकिन तभी वो देखता है कि एम्परर के हाथ में एक छोटी सी ब्लू कलर की फायर होती है, लेकिन तभी ही अचानक से ही वो छोटी सी ब्लू फायर एक बहुत ही बड़ी फायर में बदल जाती है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और एम्परर की ऐसी पावर को देखकर मेडिसिन किंग तो हैरान होकर वहां बस खड़ा ही रह जाता है। और उसके बाद मास्टर ल्यू कह रहे होते हैं, मेरी फायर को मैं फिर से नहीं जला पा रहा हूँ, और ये बाकी सारे एल्केमिस्ट के साथ भी हो रहा होता है। और फिर मेडिसिन किंग घबराते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, तुमने इन सब की फायर को सप्रेस कर दिया, और इतना ही नहीं, तुमने इनके फायर को इतना ही सप्रेस कर दिया कि ये सब अपने आप ही बुझ गई। आखिर ये फायर किस तरह की फायर है। एम्परर कहता है, किसे पता, ये तो मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है, और अब तुम मुझे बताओ कि क्या अब भी तुम रिफाइनिंग करने की हालत में बचे हो। लेकिन मेडिसिन किंग कुछ भी नहीं कह पाता है, और इसे देखकर एम्परर हंसने लगता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, पर तुमने तो मेरी बात पर भरोसा ही नहीं किया। और अब तुम मुझे बताओ कि किसके पास सबसे ज्यादा डेंजरस हार्ट है। लेकिन अचानक से ही मेडिसिन किंग कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर सॉन्ग, मैं अभी आपके जैसे एक जेंटलमैन पर शक करने लगा था। एम्परर उसे कहता है, कोई बात नहीं, जब तक तुम मुझे एक जेंटलमैन समझते हो ये सब ठीक है, और तुम पहले अपनी रिफाइनिंग शुरू करना चाहते हो, क्यों है ना, या फिर तुम अब भी चाहते हो कि हम दोनों एक साथ रिफाइनिंग शुरू करें। मेडिसिन किंग कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी एबिलिटीज को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया था, इसलिए मुझे ही पहले रिफाइन करने का मौका दीजिए। और फिर एम्परर अपनी फायर को बुझा लेता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें पहले जाने देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान हूँ। और फिर वहाँ से चला जाता है। टियान कह रहा होता है, इस लड़के ने तो ऐसे ही कुछ भी नहीं कहा था, इसने तो ये सब साबित कर दिया, और इस फ्लेम को मैंने पहले भी कहीं देखा है। ये फ्लेम तो 7th एल्डर को हराने के लिए इस लड़के ने ही इस्तेमाल की थी, और मुझे तब तो लगा था कि ये कोई मार्शल आर्ट टेक्निक होगी, लेकिन ये तो एक हेवेंस का आइटम निकला। और मुझे तो ये भी डर है कि इसका नॉलेज हमारी सब सारी फैमिली से भी ज्यादा होगा, फिर पता नहीं ये एक 3rd रेट फैमिली से कैसे आ सकता है। फिर वो मास्टर जीव की तरफ देखने लगता है, तो मास्टर जीव कहते हैं, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे भी तुम्हारे जितना ही पता है। और फिर वो अपने मन में कहते हैं, मैंने इस लड़के की जन्म के बारे में जांच पड़ताल की है, पर उससे भी यही पता चला है कि ये एक नौकर के घर में पैदा हुआ था, पर ये उस रात से ही बदल गया जब लू फैमिली पर हमला किया गया था, और तब से ही ये कुछ बदल गया है, वरना ये तो उसके पहले से ऑनेस्ट और लॉयल नौकर था। लेकिन उस रात से ही ये इतना ताकतवर और चालाक बन गया है कि ये 7 फैमिलीज की टक्कर का बन गया है। और उस रात को क्या हुआ था ये तो बस यही लड़का जानता है। और फिर हम देखते हैं हंग की तो बिल्कुल ही सटक चुकी होती है, और वो कह रहा होता है, एल्डर लिंग, तुमने तो अभी कहा था ना कि ये बात पक्की है कि मेडिसिन किंग इस बार जरूर जीतेगा। एल्डर लिंग जवाब में कहता है, पर आपने अभी तो सब देखा ना कि मेडिसिन किंग कमजोर नहीं है, बल्कि ये लड़का बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। और फिर हॉन्ग भी शांत हो जाता है और कहता है, तुम सही कह रहे हो, इस बार हम
इसके लिए एल्डर यान को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ये लड़का सच में बहुत ही ताकतवर है और अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस लड़की को मैं खुद ही मारूंगा। एल्डर लिंग कहता है, पर सुई का क्या होगा? होंग कहता है, सुई को दुश्मन बनाने में मुझे बुरा तो लगेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा मुझे तब लगेगा अगर मैं इस लड़की को अपने हाथों से नहीं मार पाया। और फिर हम देखते हैं कि सारे लोग अपनी रिफाइनिंग शुरू कर दी होती है, लेकिन फिर जज मेडिसिन किंग के पास आकर उससे कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, पर आपकी बीस्ट फायर बाकी लोगों की फायर को कमजोर कर रही है। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि क्या आप कुछ वक्त के लिए रुक जाएंगे और बाकी लोगों को ये पहले करने देंगे? मेडिसिन किंग कहता है, तो तुम चाहती हो कि मैं इन लोगों को पहले ये काम करने दूं, पर ये लोग उसके लायक ही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इन्हें पहले भी करने दिया तो भी ये लोग उखाड़ ही क्या लेंगे। इन लोगों को वक्त देना मतलब सिर्फ वक्त की बर्बादी है। पर तभी एम्परर कहता है, ओल्ड मैन, ये एक कंपटीशन है, इसलिए तुम्हें एक मौका तो इन्हें देना ही चाहिए। तुम इन पर इतना ज्यादा सख्त क्यों हो रहे हो? और उसके ये कहते ही मेडिसिन किंग अपनी फायर को बुझा लेता है और रुक जाता है। और ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि मेडिसिन किंग आखिर किसी की बात ऐसे ही कैसे मान सकता है और इसकी पर्सनालिटी इतनी ज्यादा चेंज कैसे हो गई। और फिर कुछ देर बाद वो सारे लोग अपनी रिफाइनिंग खत्म कर लेते हैं, पर किसी ने भी कोई बहुत ही ज्यादा अच्छी पील नहीं बनाई हुई होती है। और ये सब देखकर यान फू कहता है, मेरे मास्टर ने सही कहा था, इन लोगों को वक्त देना मतलब सिर्फ वक्त की बर्बादी है। और वैसे तुम भी तो अपने 4th लेवल बीस्ट के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कहीं तुम भी इनकी तरह ही तो नहीं निकलोगे ना? और फिर मास्टर लियू अपनी उस स्किल को बाहर निकाल लेते हैं और रिफाइनिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर उसमें अपना खून भी मिलाते हैं। और फिर कुछ देर बाद उनकी पील तैयार हो जाती है और वो कहते हैं, अब मुझे बताओ कि इसके क्या ग्रेड है। और उसे देखकर जज कहती है, ये तो एक हाई लेवल का 6th ग्रेड पील है। और ये देखकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर तभी ही यान फू भी अपनी पावर को निकाल लेता है और रिफाइनिंग करना शुरू कर देता है और वो भी उसमें अपना खून मिलाता है। और फिर उसकी भी पील बन जाने के बाद वो कहता है, अब बताओ कि इसकी क्या ग्रेड है। लेकिन मास्टर लियू उसे देखकर अपना सर झुका लेते हैं, क्योंकि वो एक लो लेवल का 7th ग्रेड पील होता है। और ये देखने के बाद सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना छोटा लड़का एक 7th ग्रेड पील को कैसे बना सकता है। लेकिन फिर वो लोग देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत भी अपनी पावर को निकाल ली होती है और रिफाइनिंग करना शुरू कर दिया होता है। और फिर वो उसमें अपना खून भी मिलाती है और जैसे ही उसकी पील तैयार हो जाती है, हम देखते हैं कि उसकी पील रेनबो कलर की होती है और बहुत ही ज्यादा चमक रही होती है। और उसे देख के जज चिल्लाकर कहती है, ये तो एक मिड लेवल का 7th ग्रेड पील है। और फिर वो लोग यही सब बातें कर रहे होते हैं कि वो लोग जैसे ही पीछे देखते हैं, वो लोग देखते हैं कि मेडिसिन किंग ने भी अपने उस ताकतवर बीस्ट फायर को निकाल लिया होता है। और फिर वो अपनी चेस्ट पर एक मुक्का मारता है और अपने मुंह से खून निकालने लगता है और फिर वो उस खून को अपने पील में मिला देता है। लेकिन मेडिसिन किंग रुकता ही नहीं है, उसमें अपना खून डालते ही जा रहा होता है। और ये देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, क्या ये पागल हो गया है? इस तरह तो ये अपनी जान गंवा देगा। और फिर ज्यादा ही खून खो देने की वजह से मेडिसिन किंग अपने घुटनों पर तक गिर जाता है और उसकी फायर बहुत ही ज्यादा भड़कने लग जाती है। लेकिन फिर से मेडिसिन किंग एक हैंड साइन बनाता है और अपने मुंह से और भी ज्यादा खून निकालने लगता है और उसमें मिलाने लग जाता है। और फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फायर बॉल पूरी आसमान को ही ढक लेता है और फिर उसके अंदर से एक पील बाहर आती है और सीधे ही जाकर मेडिसिन किंग के हाथ पर जाकर रुक जाती है। और ये सब देखने के बाद जज कहती है, इस पील को देखकर तो लग रहा है कि इसने 7th ग्रेड पील को सरपास कर दिया है, लेकिन ये तो एक 8th ग्रेड पील भी नहीं लग रहा है, तो फिर ये आखिर है क्या? और फिर उसके बाद एम्परर सबको बताता है, ये एक 7th ग्रेड पील ही है, पर ये 7th ग्रेड पील का सबसे परफेक्ट पील है। और तुम बोल रही थी कि इसने एक ऐसी पील बनाई है जिसने 7th ग्रेड पील को सरपास कर दिया है, लेकिन तुम मेरा यकीन मानो, एक परफेक्ट 7th ग्रेड पील को बनाना
उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ तक कि एक नॉर्मल 8th ग्रेड पील भी इस 7th ग्रेड पील का मुकाबला नहीं कर सकता है। और ये सब सुनने के बाद सारे लोग ही बहुत ही ज्यादा शौक होकर देखने लग जाते हैं और उन लोगों को पता चल जाता है कि आखिर इसे मेडिसिन किंग क्यों कहते हैं। और फिर एम्परर कहता है तो इसका मतलब हुआ कि अब मेरी बारी है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। 君の虜になってしまう